जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में आदित्य ठाकरे की पहले ही दिन हेकड़ी निकल गई। उनका घमंड चूर चूर हो गया। जो आदित्य ठाकरे विधानसभा सत्र के पहले दिन बड़े ही सीना चौड़ा करके बड़े ही जोश में विधानसभा से बाहर निकले थे, अपने 20 विधायकों को बाहर ले आए थे और मीडिया में कह रहे थे कि हम जो है शपथ नहीं लेंगे, हम ये ईवीएम की सरकार को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जनमत जनता का नहीं है, बल्कि ये तो चुनाव आयोग का फैसला है, ये बीजेपी का फैसला है, हम शपथ नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे। लेकिन वही आदित्य ठाकरे विधानसभा सत्र के अगले ही दिन तुरंत दौड़े दौड़े विधानसभा पहुंच गए और सबसे पहले उन्होंने वहां पर पहुंचे और वहां पर शपथ ले ली। और उन्होंने ही नहीं, नाना पटोले ने, विजय वडेट्टीवार ने और अमित देशमुख ने, अघाड़ी के पूरे कुनबे ने जो है तुरंत शपथ ले ली, इन बड़े नेताओं ने। और कल यही बड़े नेता और खासतौर से आदित्य ठाकरे मीडिया में आकर बड़ा ही जोर शोर से अपना जोश दिखा रहे थे और बड़े मजबूत विपक्ष होने की बात कर रहे थे। लेकिन एक दिन में ही उन्हें हकीकत समझ आ गई कि आप विपक्ष में बैठे हैं और अब उच्च नतीजा आ चुका, महाराष्ट्र के लोग चुन चुके। अब आपको उस फैसले को स्वीकार करना है। जिस ईवीएम को लेकर आप गालियां दे रहे हैं, ईवीएम को लेकर उसके वोटों पर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसी ईवीएम से जो वोट आपको मिला है उसे तो आप स्वीकार कर रहे हैं। उसी ईवीएम ने आपको विधायक बनाया है और आप तुरंत विधायक बन गए, आपने विधानसभा की शपथ भी ले ली। तो ये नाटक किस लिए कर रहे थे? आदित्य ठाकरे जो है एक दिन में उन्होंने विधानसभा में वापसी कर ली। और देखिए, वापसी तो करनी भी थी उन्होंने, क्योंकि आदित्य ठाकरे को अपने ही नेताओं का, अपने ही विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा। कल जब उन्होंने विधायक से विधानसभा से वो बाहर निकले तो उनके विधायक इस बात से सहमत नहीं थे कि ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक साफ मैंडेट है, एक ऐसा मैंडेट नहीं है जो बिखरा हुआ है, जिसमें अघाड़ी को भी अच्छे वोट मिले, महायुति को भी मिले, या कोई जोड़ तोड़ की सरकार बना ली गई है, ऐसा नहीं है। ये क्लियर मैंडेट है लोगों का। लोगों के इस जनमत का आपको सम्मान करना चाहिए, वरना आपकी छवि ही खराब होगी। लोग ये समझेंगे, खिसियानी बिल्ली समझेंगे आपको कि आप खंबा नोचे जा रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत सके, आपका आधार खत्म हो गया, आपकी पार्टी खत्म हो गई। इसीलिए आपको इस वक्त शांति से काम लेना चाहिए और उसके बाद पूरे 5 साल पड़े हैं, राजनीति करते रहिए, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा शांति बनाए रखिए और स्वीकार कीजिए जनमत को। लेकिन आदित्य ठाकरे तो वहां से निकल आए थे, अब वापस तो जा नहीं सकते थे, इसलिए बाद में बोल रहे हैं कि ये बॉयकॉट जो है वो एक ही दिन के लिए है, हम बाद में शपथ लेंगे। और बाद में क्या शपथ लेंगे, आप तो अगले दिन पहुंच गए, सत्र तो 3 दिन का है, आप कल भी शपथ ले सकते थे। लेकिन अगले ही दिन तुरंत जाके जब उनके विधायकों के गुस्से का सामना करना पड़ा, फजीहत हुई और अंदरूनी तौर पर पार्टी में जो है उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचाई गई कि इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट ना करे, तो फिर आदित्य ठाकरे अपने विधायकों को लेकर वहां पहुंच गए और उसी ईवीएम से जो उन्हें वोट मिला है उसके आधार पर विधायक बन गए। और देखिए, जो विधानसभा में अब इनकी संख्या क्या है, अघाड़ी के जो 3 दल हैं 46 इनकी संख्या है, कुल मिला के अघाड़ी की 50 संख्या है। जबरदस्ती आप सपा को भी और दूसरे दलों को भी जोड़ लेंगे तो बहुत होगा, 50 संख्या बन जाएगी। वही महायुति की 235 संख्या है। तो यहाँ पे इनकी देखिए कोई औकात तो इस वक्त है नहीं विधानसभा में। अब ये डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहे हैं। स्पीकर के लिए राहुल नार्वेकर ने फॉर्म भर दिया है और इनके पास इतनी संख्या भी नहीं है कि इनका डिप्टी स्पीकर बनाया जा सके, लेकिन जबरदस्ती मांग कर रहे हैं, जैसे कि लोकसभा में राहुल गांधी ने की थी। आप इस राजनीति को समझिए, ये महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये वही है जो लोकसभा में राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है, वही पूरा कॉपी करके इधर लाया जा रहा है। और जो आदित्य ठाकरे हैं वो तो है ही, वो यूबीटी के राहुल गांधी हैं, वो वही तरीका अपना रहे हैं, ड्रामा करना, उन बातों पर अड़े रहना जिसमें आपके सहयोगी भी सहमत ना हो, आपके अपनी पार्टी के लोग सहमत ना हो, वही काम कर रहे हैं। ये लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर के लिए इन्होंने हंगामा किया, वही कोशिश यहाँ भी हो रही है कि हम डिप्टी स्पीकर हमें दो, डिप्टी स्पीकर हमें दो। आपको किस आधार पे मिलेगा? ना आपके पास संख्या है, ना आप स्पीकर के पद पर आप पूरी तरह से सहमति जता रहे हैं। आपने पहले ही दिन जो है यहाँ पर सींग लड़ाने शुरू कर दिए, आपने लड़ाइयां करनी शुरू कर दी, अभी तक आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर आपके साथ सरकार सहयोग क्यों करे? तो महायुति ने तो अपना रुख स्पष्ट कर रखा है कि अगर ये इस तरह से लड़ेंगे तो फिर इनको साइड करके ही चला जाएगा। इनका होना ना होना वैसे भी वहां कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुमत इतना है महायुति के पास कि अगर कोई बिल पास कराना है
या कोई भी चर्चा करनी है तो वो आराम से हो सकती है। और ये लोगों का ड्रामा भी शुरुआती दौर का है, बाद में अभी तो यही नहीं पता इनके जो 50 विधायक है वो 50 यहाँ रहेंगे भी या फिर सत्ता पक्ष की तरफ आ जाएंगे। और देखिए ये जो पूरी अघाड़ी की हालत है, इसमें ये सभी कंफ्यूज हैं, कोई अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, दिशाहीन हो गए हैं। और यही इसी में ही जो है आदित्य ठाकरे की भी यही हालत है। आदित्य ठाकरे देखिए, उनके दादाजी पर सवाल उठाने वाले लोगों को वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे। दिशाहीनता की, विचार शून्यता की ये स्थिति है कि आप अबू आजमी जैसे सपा जो वहां पे 2 विधायकों वाली पार्टी है, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो आपके दादाजी के बयान को सांप्रदायिक कह रहे हैं, उनके बयान को वापस लेने की बात मांग कर रहे हैं और यहाँ तक कि विरोध करते हुए कह रहे हैं कि हम अघाड़ी से अलग हो जाएंगे, हम शिवसेना को, यूबीटी को मुसलमान वोट क्यों दें। आपके ऊपर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। मीडिया भी आपसे सवाल पूछ रहा है और आप क्या जवाब दे रहे हैं कि हमारी विचारधारा तो स्पष्ट है, हम हिंदुत्व तो है, हमने तो कहा ही है कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन हमारे हृदय में राम है, हाथ में काम है। हमारा जो हिंदुत्व है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध को, वो सबको साथ लेकर चलता है। हम जो है अलग लेकर नहीं चलते हैं। ये आप सफाई दे रहे हैं, ये आप हिंदू की परिभाषा गढ़ रहे हैं। आप यही कह देते कि मेरे दादाजी ने जो कहा, बाला साहेब ने जो कहा था बाबरी को लेकर, हमें उस बयान से कोई समस्या नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था और हम उससे सहमत हैं और हम आगे भी इस तरह के बयानों को छापेंगे, जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देंगे। आप ये बयान दे देते। आपने सपा को ए टीम बी टीम तो बोला ही, तो आपको ये बयान देने में किस बात का डर था? क्या आपको सपा से डर लग रहा था या आपको मुसलमान वोट खोने का डर लग रहा था? आप हृदय में राम लेके चल रहे हैं और वो जबान पे अल्लाह अकबर लेकर चलते हैं, तब आपको वो अंतर दिखाई नहीं पड़ता। आपको मुंह पर राम लेने में क्या समस्या है भाई? और इस तरह से जब इनका ढुलमुल रवैया है उद्धव ठाकरे का, आदित्य ठाकरे का, तो उनके नेता अभी सवाल करने लगे हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी और आपको अघाड़ी से अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी भी कंफ्यूज और दिशाहीन होकर बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे। और वहीं अघाड़ी के दूसरे दलों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के साथ अलग मसला चल रहा है। कहा ममता बनर्जी जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, तो यूबीटी के नेता ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। आपसी गठबंधन ही यहाँ पे जो है गड़बड़, इनका गड़मड़ हो गया है कि अब इन्हें जाना किस तरफ है। ना आप निकल पा रहे हो, ना आप साथ रह के कोई सहमति जता पा रहे हो, सपोर्ट कर पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो। लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अघाड़ी में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, इंडिया अलायंस में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ये साफ है ही नहीं। और उद्धव ठाकरे इसी तरह से कंफ्यूज करके चल रहे हैं। वहीं शरद पवार की स्थिति देख लीजिए, बड़े दिनों तक शांत बैठे रहे, ये देखते रहे कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कांग्रेस किस तरफ जा रही है, उद्धव किस तरफ जा रहे हैं। और फिर कांग्रेस और उद्धव को छोड़ छाड़ के उन्होंने एक अपना ही ईवीएम वाला रास्ता पकड़ लिया और ईवीएम पर भी उन्होंने ऐसे उलझलूल बयान दिए हैं। भले ही आप बोल रहे हैं, लेकिन आप एक बड़े नेता हैं और आप इतने सीनियर नेता हैं, लेकिन आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने जो जवाब दिया उनके बयान पर, शरद पवार का मुंह बंद हो गया और जिस तरह के उन्होंने आंकड़े दिए थे वो अपने ही आंकड़ों में फंस गए। यही हाल चल रहा है इन लोगों का। मरकवाड़ी गांव में पहले इन्होंने जो मॉक वोट कराने की कोशिश की कि बैलेट से हम चुनाव करवाइए, बैलेट से नहीं होगा तो मरकवाड़ी गांव, जो कि एक पूरी विधानसभा में, जो वहां की उस मरकवाड़ी एक गांव है, वहां कह रहे हैं कि हम लोगों से उनका मत लेंगे और यहाँ पर हमें अगर ज्यादा मिलता है तो यानी ईवीएम में गड़बड़ी, अपने हिसाब से पूरा हम अपने हिसाब से करेंगे, हमारे कार्यकर्ता आके यहाँ पर आपको मत दे देंगे, आपको वोट दे देंगे और आप कहेंगे कि नहीं यहाँ तो हमें मिलना चाहिए था। तो जब ये अपना उटपटांग तरीके अपना रहे थे तो पुलिस ने कार्रवाई की, वहां पे लोगों को गिरफ्तार किया और एफआईआर दर्ज की। आप चुनाव आयोग बनने बैठे हैं, आप वहां पर पैरेलल अपनी व्यवस्था चलाना चाह रहे हैं, तो यानी कि आप कानून को और जो संविधान राहुल गांधी लेके घूमते फिरते हैं उसको आप नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस ने अपनी कार्रवाई की इन लोगों को और कोई वोटिंग नहीं होने दी। अब इसको लेकर हंगामा तो किया शरद पवार ने और बोलने लगे कि हमें ये कैसे हो सकता है कि किसी चुनाव में वोट ज्यादा मिले हो और सीट कम आई हो। आंकड़े देने लगे, उनके आंकड़े देखिए। कांग्रेस को इस चुनाव में 80 लाख वोट मिले, 15 सीटें आई। शिंदे को 70 लाख वोट मिले लेकिन 57 सीटें आई। अजीत पवार को 58 लाख वोट मिले, 41 सीटें आई। तो शरद पवार अपनी उनकी पार्टी को 72 लाख वोट मिले लेकिन 10 सीटें आई। अब शरद पवार ने ये ऐसे आंकड़े दिए हैं जो बेहद बचकाने लगते हैं कि आपको वोट ज्यादा पड़े, सीटें कम ले, क्योंकि अक्सर ऐसा चुनाव में होता है और इसकी वजह है वोटों का कंसंट्रेशन। जैसे कि शिंदे
एकनाथ शिंदे का जो इलाका है, मुंबई, कल्याण, ठाणे और कोंकण का जो इलाका है, इस सब में मिलाकर वहां उन्हें ज्यादा सीटें मिली है, ज्यादा वोट पड़े हैं, वहां उनका ज्यादा प्रभाव है। तो 70 लाख वोट में से ज्यादातर वहीं पड़े और वहां से वो सीटों में कन्वर्ट हुए। लेकिन जो कांग्रेस की देखेंगे तो उनको अलग अलग जगहों से वोट मिले, इसलिए वो वोट ज्यादा थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि उससे आप सीट जीत सके। किसी एक जगह पर आपको पर्याप्त वोट नहीं मिले। और ये बात अब शरद पवार, ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, ये हर चुनाव में होता है, इसको स्वीकार तो नहीं करेंगे क्योंकि खिसियानी बिल्ली हो गए हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और उन्हें बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में जब आपको कम वोट मिले थे, सीटें ज्यादा मिली थी, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया। आप देवेंद्र फडणवीस का ये ट्वीट और उसके साथ उनके आंकड़े देखिए। देवेंद्र फडणवीस ने सम्मान देते हुए लिखा कि आप एक सीनियर नेता हैं और आप लोगों को ऐसे भ्रमित करें, ये अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा 2024 लोकसभा का आप आंकड़ा देखिए, इसमें बीजेपी को 1,49,00,000 वोट मिले थे, लेकिन सीटें थी 9। कांग्रेस को 96 लाख वोट मिले थे, लेकिन सीटें थी 13। शिवसेना शिंदे को 73 लाख वोट मिले थे, सीटें थी 7। वहीं एनसीपी शरद पवार को सिर्फ 58 लाख वोट मिले थे, लेकिन सीटें थी 8। और उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर 2019 लोकसभा का उदाहरण दिया और उसमें देखिए कांग्रेस को 87 लाख वोट मिले थे, लेकिन सीट मिली थी 1। लेकिन वहीं एनसीपी शरद पवार को 83 लाख वोट मिले थे, लेकिन सीटें मिली थी 4, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा। अब शरद पवार इन आंकड़ों पर जवाब नहीं दे पाएंगे, यहाँ चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि ये आंकड़े उनके खिलाफ जा रहे हैं। ये पूरे इंडी गठबंधन का, आघाड़ी का यही हाल है कि लोगों को भ्रमित करो, डाटा को इस तरह पेश करो आधा अधूरा कि वो ये लगे कि उनके साथ गलत हुआ है। यही हिंदू मुसलमान के मामले में भी करते हैं। जो हिंदुओं पर अभी तक हमले हुए उसकी एक भी गिनती नहीं होगी, और जो मुसलमानों के द्वारा छेड़े गए दंगों में जो मुसलमान मारे गए हैं उसकी ये लोग भर भर के गिनती कराते जाएंगे। तो यही हाल है, डाटा को मैनिपुलेट करना, बयानों को मैनिपुलेट करना और फिर उससे वोट हासिल करना, ये पूरे इंडी गठबंधन का और ये अघाड़ी जो यहाँ महाराष्ट्र में उनका यही हाल है। लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें जवाब दिया है, और अगर ये महाराष्ट्र की जनता को थोड़ा समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो इन्हें इस हार को स्वीकार करना चाहिए और फिर आगे के लिए कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अब इनके पास बचा तो कुछ है नहीं। आदित्य ठाकरे है, चाहे या शरद पवार है या वहां से नाना पटोले हैं, अभी अपनी पार्टी ही बचा ले तो इनके लिए बड़ी बात होगी। उद्धव ठाकरे, उनको तो सीधे सीधे अपनी पार्टी से चेतावनी मिल चुकी है। शरद पवार और कांग्रेस को तो अभी वो नहीं मिला है, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो अघाड़ी से अलग होने के लिए उनके पार्टी के नेता चेतावनी दे चुके हैं। और अगर उनका और उनके बेटे का यही हाल रहा तो उद्धव ठाकरे अघाड़ी से अलग हो ना हो, उनके विधायक और करीब करीब 14-15 विधायक उनकी पार्टी यूबीटी छोड़कर जरूर चले जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।